मेगासीरीज की इंडिका पढ़ाया था। इंडिका के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि इंडिका क्या है और किस तरह से सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के वो आया हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी देता है। कहा कि सोने की खान दर्दिस्तान से प्राप्त हुआ था, यहां चींटियां भी निकालती थी सोना। महिला चंद्रगुप्त मौर्य महिला अंगरक्षकों से घिरा हुआ था। अनेक जानकारी दिया। और वैसे ही मौर्य शासनकाल के बारे में जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी देता है। कौन देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो सूत्र शैली और गद्य रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली गद्य रूप में लिखा गया है, में प्राप्त है। यह जो है आपको राजनीति तथा प्रशासन की जानकारी देती। अर्थशास्त्र राजनीति प्रशासन अर्थात राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। कौटिल्य चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की थी, उनके गुरु मार्गदर्शक थे, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक थे। मौर्य शासक की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। यही कौटिल्य ने ही नंद वंश को विनाश करने का पूरी तरह से बीड़ा ले लिया कि मैं धनानंद से उनसे आपसी विवाद हो गया था, तो नंद वंश को विनाश करने के लिए पूरी तरह से संकल्प ले लिए और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक के रूप में प्रशिक्षित किए। और उसके बाद इन्हीं से नंद वंश का विनाश हुआ, धनानंद पराजित है। ये सब नीति कौटिल्य का था। कौटिल्य का नाम, अन्य नाम, इनका अन्य नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त है और अजय है। बहुत से नाम है, लेकिन ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चार नाम, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य को ही कहा जाता है, कौटिल्य को ही कहा जाता है। भारत का मैकियावली इनको कहा जाता है, इनकी उपाधि है। कौटिल्य की उपाधि है भारत का मैकियावली, क्योंकि जिस तरह से मैकियावली अपने द प्रिंस में राजनीति को अलग किया, उसी प्रकार से राजनीति से नैतिकता को अलग किया, उसी प्रकार से मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया अपने द प्रिंस पुस्तक में। चाणक्य सप्तांग सिद्धांत विचारधारा दी, सप्तांग सिद्धांत की विचारधारा दी।
सप्तांग सिद्धांत। इस सप्तांग सिद्धांत में राजा के 7 अंग बताए। इसी सप्तांग सिद्धांत में राजा के 7 अंग बताए। आगे सब डिटेल करेंगे हम, पहले एक बार क्या क्या ये किए हैं। खड़मीत की उपयोग विदेशियों के लिए खड़मीत का उपयोग किए। और इसमें जो है अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण 180 प्रकरण, इसने अर्थशास्त्र को बांट दिया 15 अधिकरण में। और 180 उपभाग में बांटा, मतलब प्रकरण में, और 6000 श्लोक में। अधिकरण माने भाग, 15 भाग में, 180 उपभाग में और 6000 उपकरण में बांटा। अर्थशास्त्र में उसने 4 नीतियों का प्रयोग, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग किया उसने। साम दाम दंड भेद। साम माने समझौता कर लेना, समझौता कर लेना किसी राजा से, भाई आप समझौता हमसे कर ले। दाम माने पुरस्कार देना, कि आपको हम पुरस्कार दे रहे हैं। और दंड माने अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, दंड देंगे। अब भेद माने शत्रुओं की सेना में क्या करना, भेद कर देना। इस प्रकार से कौटिल्य ने, जिसकी अर्थशास्त्र है पुस्तक, ये राजनीति और प्रशासन की जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक गुरु था ये। अर्थशास्त्र जो है सूत्र शैली और गद्य रूप में लिखा गया। कौटिल्य का नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त और अजय, एक ही है, कौटिल्य ही है। इनको भारत को मैत्यावली कहा जाता है, क्योंकि इसने राजनीति को नैतिकता से अलग की। इसने राजा को चलाने, राजा के सबसे महत्वपूर्ण सप्तांग सिद्धांत दिए, राजा के 7 अंग दिए। इसी के द्वारा राजा कार्य, प्रशासन कार्य संचालित करता। उसने विदेशियों के लिए षड्नीति के प्रयोग किए, 6 नीतियों का, षड्नीति मैंने 6 नीति का प्रयोग किए। और शास्त्र को उसने 15 अधिकरण 180 उपकरण, मतलब उपभाग, और 6000 श्लोकों में बांटे। यह भी मूल प्रतिलिपि में प्राप्त नहीं, थर्ड पर्सन द्वारा यह भी प्राप्त होता है, तीसरे पर्सन द्वारा अर्थशास्त्र भी प्राप्त होता है। अब इसने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा के जो 7 अंग हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसने राजा के जो 7 अंग बताए अर्थशास्त्र में,
उसको देखो कौन कौन संग है, इसमें पूछ लेता है प्रश्न, सब एक एक प्रश्न है। उसने राजा को सप्तांग सिद्धांत दिया, उसने अर्थशास्त्र में मैकियावेली ने कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया। क्या दिया? सप्तांग सिद्धांत, जिसके राजा के 7 अंग हैं। राजा के कितने अंग हैं? 7, जिससे प्रशासन कार्य सुचारू रूप से संचालित करता है। यहां से प्रश्न पूछा है खूब बढ़िया से। लिखो पहले स्वामी, पहले में हो गया स्वामी, पहले में स्वामी हो गया। स्वामी में माने राजा का सिर। अंग क्या है? राजा के कौन से अंग है? राजा का सिर, बिना कोई काम नहीं होता, राज्य का सिर है। ये क्या है? राज्य का सिर, बिना कुछ काम होता क्या? बिना स्वामी का राज्य का संचालन सही से हो नहीं पाएगा। बिना सिर का कोई आदमी खराब, कोई मतलब उसका है क्या? तो बिना स्वामी मतलब राजा के, राजा जो सिर है उसके बिना राज्य का संचालन, अव्यवस्था फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। बिना राजा सब अपने आप में लड़ने लगेंगे, लड़ने लगेंगे कि नहीं? दूसरा जो है आमत्य है या आमात्य। ये राज्य की आंखें हैं। ये राज्य की क्या है? आमत्य क्या है? राज्य की आंखें हैं। तीसरा जो आ जाता है भुजा, जनपद। राज्य की जंघाएं, चौथा जो आ जाता है वो दुर्ग होता है। किला, किला राज्य की बाहें हैं। पांचवा जो आता है कोष होता है। कोष राज्य का मुख है। कोष नहीं है तो राज्य नहीं, मुख नहीं है तो स्वाद किस चीज का? राज्य का मुख है। जो छठवां है वो दंड है। क्या है? दंड माने सेना। दंड मस्तिष्क है, मस्तिष्क है। और छठवां, सातवां जो हो जाता है वो मित्र होता है। कौन होता है? मित्र होता है, जो कान है, राज्य की कान। इससे राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है, राजा के जो 7 अंग है,
इसी के माध्यम से संचालित पूरी राज्य करता है। स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इनको राज्य में होना अनिवार्य है। इनके द्वारा ही पूरी राज्य का संचालन करता है। पूछता है कि आमत्य क्या है राज्य की, तो राज्य की आंखें हैं। कौन जो है राज्य का मुख है? राज्य का मुख कौन है? कोष है। ऐसे प्रश्न पूछता है। पूछ लेता है कि राज्य का कान कौन है? कौन है? मित्र है। और राज्य की बाहें कौन है? दुर्ग। और राज्य की जंघा कौन है? जनपद। तो स्वामी आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड, मित्र, ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या किया है। तो पूछ लेता सप्तांग सिद्धांत दिया कौन है? कौन दिया है? कौटिल्य। कौन दिया है? कौटिल्य के जगह विष्णुगुप्त आ जाएगा, चाणक्य आ जाएगा, दोनों ही वही है। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत में क्या बताया गया है? राजा के सहायता के लिए कितने अंग होना चाहिए? राज्य के संचालन के लिए कितने अंग होना चाहिए? यही सप्तांग है सिद्धांत। स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। जनपद को राज्य की जंघाएं कहा जाता है। राज्य की बाहें दुर्ग को कहा जाता है। राज्य की आंखें को मुख कोष को कहा जाता है। राज्य की आंखें आमत्य को कहा जाता है। राज्य की कान मित्र को कहा जाता है। राज्य की सिर स्वामी को कहा जाता है। राज्य की जंघाएं जनपद को कहा जाता है। राज्य की आंखें आमत्य को कहा जाता है। राज्य की बाहें दुर्ग को कहा जाता है। राज्य का मुख जो है कोष को कहा जाता है। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन दिया? कौटिल्य ने। राज्य का सिर कौन होता है? स्वामी। राज्य की मुख कौन होता है? राज्य का कान कौन होता है? राज्य की आंखें कौन होता है? आमत। ये मिलाने के लिए दे देता है, मिलान के लिए दे देता है। समझ रहे हैं ना? यहां पे मान लीजिए मिलान कैसे दिया? यहां दे दिया स्वामी और दे दिया जंघाएं। यहां दे दिया आपको जनपद, जनपद। यहां दे दिया सिर। यहां दे दिया कोष, दे दिया कान और यहां दे दिया मित्र और दे दिया क्या? मुख। अब मिलान करना है हमको। तो सर कौन है? जंघाएं कौन है? कोष कौन है? अमित। ऐसे मिलान दे देगा और उसमें क्या देगा? टिप्पणी दे दिया। या कभी कभी ऐसे पूछ लिया है कि राज्य का सिर कौन है? कौन है? स्वामी। कौन है? कोई पूछ लिया राज्य की जंघाएं कौन है? तो इस प्रकार से आपको खूब प्रश्न पूछा है और हर एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछा है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन दिया? तो कौन दिया? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, अजय या चाणक्य ने दिया। यहां तक किसी की दिक्कत है यहां समझने में? कैसे प्रश्न आया है समझ गए? अब देखो दिया है इसने गुप्तचर की व्याख्या किया। किसका व्याख्या किया?
अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचर की व्याख्या की। गुप्तचर राजा को हर गुप्त बातें या षड्यंत्र जो होने वाली बातें हैं उसको बताता था। किसको बताता था? जो षड्यंत्र होने वाली बातें। गुप्तचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना गुप्तचर के राज्य का संचालन हो नहीं पाता। इसने गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा। ये पूछा कौटिल्य ने, आज सीबीआई है ना, खुफिया एजेंसी है ना, बिना खुफिया एजेंसी के कोई भी कार्य हो सकता है क्या? कोई भी घटना घटने से पहले क्या सूचित कर दिया जाता है एजेंसी के माध्यम से, है ना? यही वो एजेंसी थी। राज्य के बारे में कोई भी घटना घटने वाली होती थी, ये गूढ़ पुरुष, जिसको कौटिल्य ने गुप्तचर को गूढ़ पुरुष नाम दिया, ये तुरंत जो है राजा तक पहुंचाते थे। कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, या राज्य में कौन सी घटनाएं घट रही है, ये पूरा भाग कौन पहुंचाता था? गूढ़ पुरुष या गुप्तचर। तो पूछ लेता है कौटिल्य ने गुप्तचरों का क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? गूढ़ पुरुष नाम दिया। और फिर उसने आपको बताया गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा। इसको विभाग को, इस विभाग के नाम, गुप्तचर विभाग के नाम को क्या कहा? महामात्य सर्प कहा। गुप्तचर विभाग का नाम महामात्य सर्प था। गुप्तचर विभाग को क्या कहा? महामात्य सर्प था। जैसे सीबीआई या अन्य जो एजेंसी है जो पहुंचाती है, उसके नाम है ना, सीबीआई की एजेंसी का नाम है सीबीआई। उसके काम करने वाले अनेक पुरुष है, जो सूचना महिला है, जो सूचना पहुंचा रही है, इसीलिए उस गुप्तचर विभाग, ये भी वो भी गुप्तचर विभाग है, ये भी गुप्तचर विभाग है। इस गुप्तचर विभाग को, जो गूढ़ पुरुष है, इस विभाग का नाम, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा, इस विभाग का नाम महामात्य सर्प। क्या कहा? महामात्य सर्प कहा। और गुप्तचर को व्याख्या करने वाला अर्थशास्त्र पहला ग्रंथ लिखो। गुप्तचर विभाग का या गुप्तचर का व्याख्या करने वाला अर्थशास्त्र पहला ग्रंथ है। अर्थशास्त्र पहला ग्रंथ है। कौटिल्य कहा राज्य को संचालन करने के लिए तो कर लेना पड़ेगा, लोक कल्याणकारी के लिए कर लें, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। कौटिल्य ने बताया, कहा जब प्रजा की सुखी है तो राजा भी सुखी रहेगा। उसमें लोक कल्याणकारी की बात बताता है, लोक कल्याणकारी सरकार की बात बताता है कि राजा को लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। तो कहा कि प्रजा का ही सुख में ही राजा का सुख है। लेकिन राज्य को संचालन करने के लिए सरकार या राजा को कर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? भू राजस्व लेना पड़ेगा। भू राजस्व एक प्रकार का कर है ये, और इसका भाग है 1/6। 1/6 से राजा ज्यादा नहीं ले। कितना लेगा? 1/6। जबकि मेगास्थनीज ने कल बताए थे 1/4 की बातें कहा।
एक बटा, लेकिन कौटिल्य ने कितना कहा? और पूरे लगभग प्राचीन काल में 1/6 ही आदर्श माना गया, 1/6 आदर्श माना गया। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र राजनीति व लोक प्रशासन लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। मैंने कहा ये थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है। इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, बल्कि किसके? अर्थात थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया। किसके? थर्ड पर्सन के शैली में लिखा गया। थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका भी थर्ड पर्सन शैली में लिखा गया था। और इस अर्थशास्त्र को डॉक्टर श्याम शास्त्री, डॉक्टर ये भी पूछा है, श्याम शास्त्री 1909 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया। डॉक्टर श्याम शास्त्री 1909 में, ये 1909 पूछा है, सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया। कब? 1909। डॉक्टर श्याम शास्त्री के बारे में खूब पूछा। कब प्रकाशित किया अर्थशास्त्र को? 1909 में। पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन की व्याख्या करती, राजनीति और लोक प्रशासन की व्याख्या करती। ये राजनीति से जुड़ी है। अर्थशास्त्र आमूमन लगा देते हैं सब, ये अर्थ से जुड़ी है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, लेकिन ये किससे जुड़ी है? ये पूछा है बहुत बार प्रश्न। राजनीति और राजनीति की पहली प्रमाणिक पुस्तक है। ये राजनीति के बारे में पूरी व्याख्या करता है। ये बात बहुत बार पूछा है हर एग्जाम में, और तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा। और कौटिल्य ने पूछा, कौटिल्य ने कितना भू राजस्व निर्धारित किया राजा की? 1/6 लिया। गुप्तचर विभाग, महामात्र सर्व किसको कहा जाता है? गुप्तचर विभाग को। कौटिल्य ने गुप्तचरों का क्या नाम दिया? गूढ़ पुरुष। क्या दिया? और गुप्तचर विभाग का क्या नाम दिया? महामात्र सर्प नाम दिया। गुप्तचर की व्याख्या करने वाली पहली पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। और राजनीति और लोक प्रशासन की व्याख्या करने वाली पहली पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। कौन सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया और कब? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में प्रकाशित। ये 1909 का डेट हर एग्जाम में पूछा हुआ है। और श्याम शास्त्री सबसे महत्वपूर्ण बातें अब आती है। अब देखो, इतना तो पूरी, और ये थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है।
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो मौर्य वंश के बारे में मौर्य कौटिल्य ने लिखा ही है, लेकिन इसमें न किसी मौर्य शासक का वर्णन है न ही उसके राजधानी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लिखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य शासक का वर्णन है मौर्य शासक का वर्णन है और न ही मौर्य राजधानी का वर्णन है। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र था। एक पूछा, नोट माने इंपॉर्टेंट, ये किसी मौर्य शासक के बारे में नहीं बताता है और न ही उसके राजधानी के बारे में ये बताता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य पहली बार कहा। शूद्रों को आर्य नाम से संबोधित किया कौटिल्य ने। आर्य कहा, आर्य अनार्य दो भागों में बांटे गए। आर्य माने श्रेष्ठ जन। पहले बार शूद्रों को क्या कहा? श्रेष्ठ जन के नाम से संबोधित, आर्य के नाम से, आर्य नाम से संबोधित किया। आर्य माने श्रेष्ठ जन, यह भी प्रश्न पूछा है। और सेना में भर्ती होने, और ये पहली बार जो है शूद्र सेना में भर्ती होने की बात शास्त्र ने की। शूद्रों को भी सेना में भर्ती होने का अधिकार। शूद्र पहली बार यही मिलता है कि शूद्र सेना में भर्ती हो सकते, जबकि चूंकि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्र था। ब्राह्मण का काम पुरोहित काम करना, क्षत्रियों का काम सेना में भर्ती होकर लड़ाई करना, और छत्र माने सुरक्षा देना, वैश्य माने उधर राज्य की पेट है कृषि कार्य करना। शूद्र इन तीनों वर्णों का सेवा करने की बात कहा गया है, जबकि ये जात पर आधारित नहीं थी, वो कर्म पे आधारित था। ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जात पे आधारित है। तो ये वर्ण व्यवस्था जो चार प्रकार की है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य शूद्र, इसमें उनके कार्य जैसा जो कार्य करता था उस पर डिवाइड है। तो पहली बार शूद्रों को सेना में भर्ती की बात कहा इसने। और कौटिल्य ने जहाज रानी का वर्णन का सर्वप्रथम उल्लेख किया अपने अर्थशास्त्र में। जहाज रानी का वर्णन किया, सर्वप्रथम किया। और कौटिल्य ने चूंकि 15 अधिकरण की बात करता है, कितने अधिकरण का? 15 अधिकरण में खूब पूछा है। 15 अधिकरण माने अर्थशास्त्र को 15 भागों में बांटा, 180 उपभागों में बांटा, 6000 श्लोक है इसमें। लेकिन 15 जो भाग में बांटा है,
कुछ भाग से प्रश्न आता है जो महत्वपूर्ण है तो सभी, लेकिन जिसमें प्रश्न आता है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप जो है उसको रटने के लिए स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। 15 अधिकरण मतलब 15 भाग। लिखो, अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण। भाग में बांटा गया है। अधिकरण भाग। अधिकरण क्या है? भाग। पहला अधिकरण है बिना अधिकारिक अनुनय विनय। और दूसरा अध्यक्ष के बारे में बताएं। क्या बताएं? अध्यक्ष प्रचार के बारे में बताएं। दूसरे अधिकरण में 26 प्रकार के अध्यक्षों के बारे में व्याख्या की। अध्यक्ष के बारे में बताया और 26 अध्यक्ष थे, ये भी पूछा है। अध्यक्षों के बारे में बताया। तीसरा से धर्मस्थली। तीसरा अधिकरण में लिखो, धर्मस्थली न्यायालय के बारे में बताया। धर्मस्थली न्यायालय के बारे में बताया। धर्मस्थली न्यायालय एक प्रकार से ये दीवानी न्यायालय थे। क्या थी? दीवानी न्यायालय। भू राजस्व संबंधित देखभाल करने वाली। चौथा जो अधिकरण था इसका कंटक शोधन। धर्मस्थली इसको पूछा है। अधिकरण कंटक शोधन न्यायालय। ये फौजदारी मार झगड़ा देखता था। क्या देखता था? फौजदारी न्यायालय देखता। यह एक प्रकार से फौजदारी न्यायालय था। और जो छठवां था वो मंडल योनि था। छठवां नहीं, महत्वपूर्ण बता रहे हैं, हर बताने की जरूरत नहीं है, जो आता है उसको बता रहे हैं। छठवां जो था मंडल योनि था। छठवां मंडल योनि, छठवां अधिकरण मंडल योनि। इसी मंडल योनि में बेटा सप्तांग सिद्धांत दिया कौटिल्य ने। इसी मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत। और सातवां जो था सरगुण बताया या खरगुण बताया राजा का। सातवां जो था वो सरगुण बताया। तो यहां तक हो गया।
सातवां, छठवां मिटा दे रहे हैं, सातवां आ जाओ। सातवां में सरगुण बताया। और ये 7 जो गुण है कौन से, वो देखो। संधि विग्रह यान आसन, ये विदेशी नीति थी। संधि करता था राजा, विग्रह, यान, आसन, आसन, संशय, द्वेषी, द्वेधिमान। ये जो सणगुण है या खणगुण है, ये विदेशी नीति था। क्या था बेटा? विदेशी नीति। संधि विग्रह यान आसन संशय द्वेधिमान, मतलब इससे विजय प्राप्त करता था राजा। क्या करता था? विजय प्राप्त करता। विग्रह, संधि कर लेना, विग्रह कर देना, इससे ये विदेशी नीति उसके राजा की थी। ये 15 अधिकरणों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला चीजें हैं तो धर्म, तीसरा अधिकरण और चौथा अधिकरण और छठवां अधिकरण और दूसरा अधिकरण। पूछ लेता धर्मस्थलीय क्या है, कि ये दीवानी न्यायालय है। क्या है? धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय है। कंटक शोधन मौर्य शासनकाल में क्या है? तो कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय है। और शास्त्र में कितने अध्यक्षों की व्याख्या किया गया है? तो 26 अध्यक्षों की व्याख्या की। राज्य की सप्तांग सिद्धांत किस योनि में दिया गया है? मंडल योनि में। कितने अधिकरण में? 6वां अधिकरण में। 7वें अधिकरण में क्या दिया है? विदेशी नीति की व्याख्या किया गया है, खड़गुड़ नीति। 7 संधि विग्रह यान आसन संशय द्वेधिमान, ये विदेशी नीति अपनाकर राजा विदेश पर भी अपना अधिकार जमा सकता। तो कंटक शोधन धर्मस्थली बहुत बार पूछा है। तो धर्मस्थली दीवानी न्यायालय है और कंटक शोधन क्या है? फौजदारी न्यायालय, मार झगड़ा वाला, भू राजस्व वाला ये है। कोई निपटारा होना तो कहां जाएगा? और ये जितने मार झगड़ा अलग होने वाली बात होगी कहां जाएगा? फौजदारी धर्मस्थली कंटक शोधन में जाएगा। कितने अध्यक्ष हैं? अध्यक्षों की संख्या कितना बताया है? 26 अध्यक्षों की संख्या बताया है। कौटिल्य ने राजा को कुछ गुण बताए, राज्य अर्थशास्त्र में कुछ मुख्य विषय बताए, वो क्या क्या है? इसको याद लिख लिए। इसको पढ़ लिए तो समझ लो मौर्य काल 80% पढ़ लिए। इन सबको किताबों 80% क्या हो गया? पढ़ लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए हैं, और इसी के बारे में राजनीति, समाज, धर्म, न्यायालय, न्याय व्यवस्था, यही सब होता है कि न्यायालय की व्यवस्था किया गया। 2 प्रकार की न्यायालय होती थी, कंटक शोधक और धर्मस्थली न्यायालय। कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय दिखता था और धर्मस्थली न्यायालय क्या दिखता था? दीवानी न्यायालय दिखता था। राजा इन्हीं के माध्यम से न्यायकाल संचालित करता था। इसकी विस्तार हो जाए, ठीक है।
अर्थशास्त्र में मुख्य विषय क्या क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र जो है राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है। क्या बताता है? राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र प्रशासन के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र प्रशासन के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र कर व्यवस्था के बारे में बताता है। बताया ना? बोलो। 1/6 कर लिया जाता था। अर्थशास्त्र कृषि और सिंचाई के बारे में बताता है। कृषि और सिंचाई के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र व्यापार उद्योग के बारे में बताता है। उद्योग के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के न्यायालय बताता है, कंटक शोधन और स्थानीय न्यायालय के बारे में बताता है, और ये जो है धर्मस्थली न्यायालय के बारे में बताता है। तो न्याय व्यवस्था के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र न्याय व्यवस्था के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र सेना के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र विदेशी नीति के बारे में बताता है। षडनीति 7वां अधिकरण में विदेशी नीति के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र गुप्तचर कूटनीति और राजा के कर्तव्य के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र गुप्तचर को गुण पुरुष महामत सरपुष्टि विभाग को कहा जाए। और अर्थशास्त्र कूटनीति के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र आपको राजा के कर्तव्य के बारे में बताता है। अब इसने अर्थशास्त्र में राज्य के जो राजा के बारे में बताया, राजा का क्या क्या कर्तव्य है। राजा के कर्तव्य, राजा किस प्रकार का कर्तव्य करता है। अनुशासित राजा कैसा होना चाहिए, या राजा कैसा होना चाहिए, ऐसा लिख। राजा अनुशासित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुशासित। राजा योग्य मंत्रियों की सहायता ले, राजा को योग्य मंत्रियों की सहायता लेना चाहिए। योग्य मंत्रियों की सहायता लेना चाहिए। राज्य के संचालन में राजा न्याय को न्याय करना चाहिए, न्यायप्रिय हो। राजा प्रजा के सुख को ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बोले हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा, प्रजा के सुख में ही राजा का क्या है? प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा सुखेर, सुख में ही राजा का सुख है। ये बात कह के कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की नींव डाली।
लोक कल्याणकारी राज्य की बात किया है, प्रजातांत्रिक बात किया है, लोकतांत्रिक बात किया है। किसका बात किया है? लोकतंत्र की बात कर दिया इसने। प्रजा की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। प्रजा की समृद्धि, राज्य की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि बनाया राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। और एक कूटनीति में राजा ने 4 प्रकार की बातें कहा। कूटनीति में क्या कहा? 4 प्रकार की बातें। इसको हटाएं। कूटनीति में राजा ने 4 प्रकार की बातें बताया इसी अर्थशास्त्र के विषय में। कूटनीति जो राज्य के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है वो साम है, दाम है, दंड है और भेद है। साम, दाम, दंड और भेद। राजा को बातचीत करना चाहिए, बातचीत से समझौता करना चाहिए, बातचीत से बातें मनवाना चाहिए, बातचीत से। राजा को अगर अच्छा कार्य कोई करे तो पुरस्कार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पुरस्कार देना चाहिए। तो लाभ और पुरस्कार देना चाहिए जो अच्छा काम किया है, लाभ और पुरस्कार। और जो कोई अनैतिक अन्यायपूर्ण काम किया उसको क्या देना चाहिए? राजा को दंड। क्या देना चाहिए? दंड। दंड या शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई राज्य इससे भी नहीं मानता है तो उसमें भेद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? विरोधियों के पक्ष में विभाजन कर देना चाहिए। फूट डाल देना चाहिए, पक्ष में फूट डाल देना चाहिए। डालने का काम। अगर ये साम, दाम, दंड, भेद 4 प्रकार की कूटनीति है तो राजा वो सफल है। क्या है वो? आज भी अगर आप अपने राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद 4 प्रकार की ये नीति अपना रहे हैं, पहले बातचीत करिए और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको पुरस्कार लाभ दीजिए, जो राज्य के प्रति विद्रोह कर रहा है उसको दंड दीजिए, शक्ति का प्रयोग करिए, और अगर नहीं मान रहा है तो विरोधियों में भेद कर। क्या हो रहा है अभी? देखो, अभी की राजनीति देख लो, 4 भेद का उपयोग हो रहा है। साम, आपसे हम बातचीत कर ले रहे हैं, आपसे समझौता कर ले रहे हैं, अगर आप हमारी बात मान ले रहे हैं ठीक, अगर नहीं मान रहे, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको हम पुरस्कार भी दे रहे हैं जो उनके अधीन राज्य है। अगर आप वो है नहीं मान रहे हैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग बंगाल जैसे में भेज का प्रयोग कर देंगे, कब्जिया लेंगे। अगर उसको भी नहीं मान रहे हैं तो आपको ही राज्य में भेद कर देंगे, जैसे ऐसे हो रहा है। विद्रोह तैयार कर दिया ना, यहां पे विद्रोह हो गया। तो अगली जो पार्टी है वो क्या कर रही है? भेद का क्या कर दे रही? अब नीति अपनाई है बंगाल में शक्ति का प्रयोग, और यहां यही हो रहा है, फूट डालने वाले भेद का। उत्तर प्रदेश में लाभ और पुरस्कार का, और जगह क्या हो रही है? बातचीत समझौता कर ले रहे कि हमारा भी राज्य रहे साथ, ऐसे हो। तो ये अगर राजनीति में कोई निपुण है तो साम, दान, दंड, भेद की प्रयोग करके सत्ता में लगातार बना रहेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कूटनीति नहीं है तो सत्ता से बाहर हो जाएगा, मतलब राजा अलग हो जाए, हटा दिया जाए।